हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग पुनः आज आप सभी के समक्ष कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित है। और ये टॉपिक रिलेट करता है पॉलिटिकल साइंस या कहें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कहें भारत के शासन का सिद्धांत। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। भारत तथा विश्व के बहुत सारे राष्ट्रों में इस सिद्धांत को अपनाया गया है अपने शासन के संचालन के लिए, और भारत में भी इसको अपनाया गया है। यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू, ध्यान दें, चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। और इसका जो एक्चुअली ये फ्रांस के दार्शनिक थे मॉन्टेग्यू, और शक्ति के पृथक्करण को कहा गया है ट्रायस पॉलिटिका। कभी कभी इस टर्म में भी पूछा जाता है, जिसका अर्थ होता है तीन शक्तियाँ। यहाँ भी बहुत प्रमुख सवाल है। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पहली बार दिया, और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, जिसको फ्रेंच टर्म में कहा जाता है या प्रशासन के टर्म में कहा जाता है ट्रायस पॉलिटिका, जिसका अर्थ है तीन शक्तियाँ। इनफैक्ट क्या है कि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस के राज्य क्रांति में दार्शनिकों की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। वस्तुतः दार्शनिकों ने क्रांति में अप्रत्यक्ष योगदान दिया और क्रांति के माहौल को तैयार कर दिया। उन्होंने फ्रांस के राजतंत्र में जो विसंगतियां व्याप्त थी, उन विसंगतियों को उजागर किया अपनी अपनी पुस्तकों के माध्यम से, जिनको पढ़ करके लोगों के मस्तिष्क में क्रांतिकारी भावना जागृत हुई, और क्रांति को प्रस्फुटित करने में इनके लेखों की या पुस्तकों की बड़ी भूमिका थी। ऐसे दार्शनिक तो कई थे, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक रूसो, जिन्होंने सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की, और एक मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना की। और मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ में कहा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कानून की आत्मा, और इसमें इन्होंने कहा कि अगर शासन की सत्ता, शासन की सभी शक्ति एक ही संस्था में निहित हो तो उसका निरंकुश हो जाना तय है। और राजतंत्र में शासन की तीनों शक्तियाँ, यानी विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति और न्यायिक शक्ति, शासन की तीनों शक्तियाँ एक ही संस्था राजा में निहित हुआ करती थी। तो राजा शासन का सर्वोच्च था, वही सबसे बड़ा विधायिका, सबसे बड़ा कार्यपालिका, सबसे बड़ा न्यायपालिका था। तो ऐसी स्थिति में उसका निरंकुश हो जाना तय था। इसीलिए यह व्यवस्था अनुचित है, और इसी के विरोध में इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, और पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, जिसको हिंदी में कहेंगे ट्रायस पॉलिटिका। शक्ति के पृथक्करण का टेक्निकल टर्म ट्रायस पॉलिटिका, जिसका अर्थ है तीन शक्तियाँ, जो शासन की तीन शक्तियों विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति और न्यायिक शक्ति को सूचित करता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसका टेक्निकल टर्म है स्पिरिट डेस लुइस, इस नाम से भी क्वेश्चन आते हैं, में इन्होंने इस अवधारणा को वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया, जो याद रखें 1748 में प्रकाशित हुआ। 1948 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि मॉन्टेस्क्यू ने अपना तर्क दिया, अपना दर्शन दिया कि शासन की तीनों शक्तियाँ विधायी, कार्यपालक तथा न्यायिक अलग अलग संस्थाओं में निहित होनी चाहिए। यह संस्था की तीन मान्यताएं हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे डिटेल्स में या टिप्पणी में लिखेंगे मेंस में, तो ये टोटल मटेरियल आपके लिए उपयोगी होगा।
और ये जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसके तहत ये कहा गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा, ये 3 मान्यताओं पर आधारित है, जिनमें सबसे पहला है कि एक ही व्यक्ति को सरकार की तीनों शाखाओं में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है कि सरकार का एक अंग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। एक तो शासन की तीनों शक्तियां अलग अलग व्यक्तियों, संस्थाओं में हों, विधायी अलग, कार्यपालक अलग, न्यायिक अलग, और तीनों में से कोई भी एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करे, अन्यथा शासन बिगड़ेगा, शासन में निरंकुशता आएगी। और तीसरी मान्यता है कि एक के गलत कार्य को दूसरा अंग नियंत्रित करे। और ये तभी हो सकता है जब तीनों अलग अलग हो, तभी ना एक के गलत कार्य को दूसरा नियंत्रित करेगा। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसकी व्यवस्थित और वैज्ञानिक व्याख्या फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में किया है, ये 3 मान्यताओं पर आधारित है। इसकी अवधारणा है कि शासन की तीनों शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में निहित हों, और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। एक ही व्यक्ति को सरकार के तीनों शाखाओं में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा कि सरकार का एक अंग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, और तीसरा कि एक की गलती को दूसरा रोके। ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का सार है। अब यदि भारत के शासन को देखें कि क्या भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, तो वास्तव में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लगभग हर जनतांत्रिक राष्ट्रों ने अपनाने का प्रयास किया है, लेकिन पूरी तरह शक्ति के पृथक्करण की व्यवस्था बहुत कम जगह है। अपने अपने शासन के प्रणाली के अनुसार शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा को लोगों ने स्वीकार किया है। जैसे आप ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में शक्ति का पृथक्करण आंशिक है या बहुत कम है। ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति के पृथक्करण की व्यवस्था आंशिक है, क्योंकि यहाँ विधायी, कार्यपालक और न्यायिक तीनों शक्तियाँ एक ही संस्था में निहित हैं। आप पढ़ते हैं कि ब्रिटेन के संसद के 2 सदन हैं। वहाँ के निम्न सदन को कहा जाता है आम सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स। उच्च सदन को कहा जाता है राजा की सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो राजा की जो सभा है ये विधायिका तो है ही, कार्यपालक शक्ति भी इसके पास है, और यह ब्रिटेन की न्यायपालिका भी है। तो एक ही संस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्ति निहित है। तो यहाँ शक्ति के पृथक्करण को बहुत आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। भारत की बात करें तो भारत में शक्ति के पृथक्करण को 100% तो नहीं, पूर्णतः शक्ति का पृथक्करण तो नहीं है, लेकिन ब्रिटेन से अधिक है, लगभग शक्ति का पृथक्करण है। इसलिए कि भारत के संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ है। आप पढ़ते हैं कि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि कार्यपालिका का सदस्य वही हो सकता है जो विधायिका का सदस्य हो। जैसे कार्यपालिका मंत्री, तो मंत्री वही हो सकता है जो विधायिका यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो केंद्र में, और राज्य में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो तत्काल विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसे कार्यपालिका का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि जिस दिन उसने कार्यपालिका के रूप में शपथ ग्रहण किया है, यानी या तो मंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, उसके 6 माह के भीतर उसको विधायिका की सदस्यता लेनी होगी। हम लोग पढ़े हैं कि जब मनमोहन सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे तो मंत्री बने थे यानी प्रधानमंत्री बने थे तो कार्यपालिका बने थे, लेकिन विधायिका के सदस्य नहीं थे, न लोकसभा के न राज्यसभा के। तो राज्यसभा से चुनाव जीता था उन्होंने असम से। अभी हमारे बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार,
ये जब जब मुख्यमंत्री बनते हैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ते हैं, यानी तात्कालिक विधायिका की सदस्यता इनके पास नहीं होती है, लेकिन मंत्री पद धारण कर लेते हैं, शपथ ग्रहण कर लेते हैं और 6 महीना के भीतर विधायिका की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण नहीं है। हाँ, न्यायपालिका को पृथक रखा गया है। जैसे कि हम सभी पढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद 50 जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो संविधान के अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। तो इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो ब्रिटेन से कुछ अधिक हमारे यहाँ पृथक्करण है, या लगभग पृथक्करण है, लेकिन पूर्ण पृथक्करण हमारे यहाँ नहीं है। ये हमारे संसदीय प्रणाली की विशेषता है। यहाँ एक बिंदु पर और ध्यान दें तो एक गंभीर सवाल आपका बनेगा। आप पढ़ते हैं कि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, और यह स्पष्ट करता है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है अवश्य, लेकिन पूर्णतः उसी रूप में नहीं। जैसे ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में शक्ति का लगभग एकीकरण, माने आंशिक पृथक्करण है, बहुत कम, नहीं के बराबर, क्योंकि वहाँ एक ही संस्था में विधायी, कार्यपालक और न्यायिक तीनों शक्ति है। और भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अवश्य लिया गया है, लेकिन भारत के संसदीय जनतंत्र में उस व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। यहाँ शक्ति का लगभग पृथक्करण या बहुत हद तक पृथक्करण किया गया है, जिसके तहत न्यायपालिका को बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कार्यपालिका से और विधायिका से पृथक रखा गया है। यदि विधायिका किसी कानून का निर्माण करती है जो संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है या जनभावना का विरोध करता है, तो न्यायपालिका उसको निरस्त करती है। कार्यपालिका यदि जनहित के विरुद्ध शासन का संचालन करता है, तो फिर न्यायपालिका वहाँ भी नियंत्रित करती है। इसलिए न्यायपालिका का अलग होना और स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है। तो भारतीय जनतंत्र में न्यायपालिका को जरूर पृथक रखा गया है। तो पृथक्करण के संदर्भ में ब्रिटेन और भारत में अंतर है। और जब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का लगभग पृथक्करण, या कह सकते हैं कि पूर्ण पृथक्करण है, क्योंकि वहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई मेल नहीं है, सब पृथक है। लेकिन भारत की संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच एकीकरण है, लेकिन न्यायपालिका को पृथक रखा गया है। तो हर देश में लगभग शासन का यह सिद्धांत अपनाया गया है, किसी में आंशिक, किसी में पूर्ण और किसी में मध्यम। तो भारत में शक्ति का पृथक्करण मध्यम स्तर का है, ब्रिटेन में आंशिक है और अमेरिका में पूर्ण है। तो मेरा विश्वास है कि आपको शासन का एक मुख्य सिद्धांत समझ में आया होगा, जिसके संदर्भ में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और पुनः बीपीएससी विद्यापीठ इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।